आज का यह टॉपिक इसलिए चुना गया है कि हमारे ऑफिस में हर सप्ताह सैकड़ों केसेस के क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार होते हैं। उन सब केसेस की चार्जशीट हमारे ऑफिस में आती है और हम लोगों को उन चार्जशीट को पढ़ने का, उन पर काम करने का अवसर मिलता है। हर महीने में ऐसी बहुत सारी चार्जशीट हम पढ़ पाते हैं जो डेफिशिएंट एंड डिफेक्टिव चार्जशीट होती हैं। इनमें यह कमी आरोपी को केस तक हरवा देती है। जब हम क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करने के लिए इन चार्जशीट को पढ़ते हैं तो कुछ ही चार्जशीट ऐसी होती हैं जो कंप्लीट होती हैं। 90% से अधिक चार्जशीट अधूरी होती हैं या डेफिशिएंट होती हैं, उनमें कुछ कमियां होती हैं। ऐसी डेफिशिएंट चार्जशीट से एक कंप्लीट क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं बनाया जा सकता है। डेफिशिएंट चार्जशीट से बनने वाला क्रॉस एग्जामिनेशन अवश्य ही आरोपी का अहित करने वाला होगा। इसीलिए हमने आज का यह विषय चुना है ताकि आप अपनी चार्जशीट को भी देख पाएं कि वह एक डेफिशिएंट एंड डिफेक्टिव चार्जशीट है या कंप्लीट चार्जशीट है। जब तक क्रॉस एग्जामिनेशन बेहतरीन नहीं होगा, गवाह की झूठी गवाही को नष्ट नहीं कर पाएगा, आरोपी का हारना तय हो जाएगा। आरोपी की यह पराजय उसकी डेफिशिएंट चार्जशीट की वजह से होगी। और सवाल है कि यह डेफिशिएंट चार्जशीट उसे क्यों मिली, तो इसका जवाब है, इसका कारण है आरोपी के वकील साहब। यह वकील साहब का कर्तव्य होता है कि सबसे पहली तारीख पर जब मजिस्ट्रेट साहब आरोपी को चार्जशीट की कॉपी देते हैं तो वकील साहब को चेक करना चाहिए और कोर्ट को बताना चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस चार्जशीट में नहीं हैं। आप यहां नोट कर लीजिए कि कानूनन आपको अपनी चार्जशीट में इन 5 तरह के डॉक्यूमेंट्स को मिलना चाहिए और आपको चार्जशीट मिलते ही इन डॉक्यूमेंट्स को चेक करना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, नंबर 1 पुलिस रिपोर्ट, जिसे आजकल नए फॉर्मेट में फाइनल रिपोर्ट भी कहा जाता है या 173 सीआरपीसी की रिपोर्ट भी कहा जाता है। पुराने लोग इसे चार्जशीट या चालान कहा करते थे। दूसरा डॉक्यूमेंट है तहरीर या एफआईआर। तहरीर मूल शिकायत होती है और जब उस तहरीर को सरकारी फॉर्मेट में लिख दिया जाता है तो उसे हम एफआईआर कहने लगते हैं। एक ही चीज होती है लेकिन उसे फॉर्मेट में कहते हैं और उसे फॉर्मेट से पहले कहते हैं। तीसरा, सब गवाहों के जो बयान अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी में रिकॉर्ड किए गए थे वे सारे बयान भी आपको मिलने चाहिए। चौथा, पीड़िता के या अन्य किसी भी गवाह के वे बयान जो सेक्शन 164 सीआरपीसी में रिकॉर्ड किए गए हों मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा, उन्हें भी तत्काल हासिल किया जाना चाहिए। ये चौथा डॉक्यूमेंट है। कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट, यह 5वें नंबर पर होगा, कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट या उसका सार जो पुलिस ने 173(5) सीआरपीसी के अंतर्गत इस प्रार्थना के साथ भेजा हो कि यह आरोपी को न दिया जाए। कोर्ट में रोज प्रयोग किए जाने वाले कानून पर ऐसी जानकारी जो लंबे अनुभव से प्राप्त होती है उसे इस चैनल पर प्रस्तुत किया जाता है। हमारी मान्यता है कि झूठे आरोपों के खिलाफ आपका ज्ञान आपका हथियार है। इसे निरंतर बढ़ाया जाना चाहिए। सत्य को कोर्ट के सामने रिकॉर्ड पर लाने के वे तरीके जो आपको किताबों में कहीं नहीं मिलेंगे, उन्हें हम यहाँ आपके साथ शेयर करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यह ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचाया जा सके। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि यह सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि आप भी ज्ञान के इस प्रसार में हमारे भागीदार बने। आइए मिलकर झूठ को हरा दें। आज हम बात कर रहे हैं कि चार्जशीट की कॉपी मिलते ही आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तत्काल चेक करने चाहिए। यदि उनमें संख्या या क्वालिटी में कोई कमी बेशी है तो उसे तत्काल मजिस्ट्रेट साहब की जानकारी में लाएं ताकि पुलिस आयोग को निर्देश देकर उन डॉक्यूमेंट्स को पूरा करवाया जा सके। इन डॉक्यूमेंट्स में सबसे अधिक घपला जो 164 के बयान होते हैं उनको लेकर किया जाता है। वह स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी आरोपी को दी नहीं जाती है। या तो उसके लिए करप्ट कोर्ट ऑफिशियल्स पैसा मांगते हैं या अन्य तरह से आरोपी को परेशान करते हैं। इनको काबू करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि सबसे पहले मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन अंडर 207 सीआरपीसी लिखें, हिंदी में लिखें, इंग्लिश या किसी भी स्थानीय भाषा में लिखें। मजिस्ट्रेट इस पर ध्यान दें और समस्या को हल कर दें तो बहुत अच्छा है, वरना तो रजिस्ट्रार हाईकोर्ट को लिखने से भी परहेज न करें। मजिस्ट्रेट स्वयं जवाब देते हुए घूमेंगे कि क्यों उन्होंने पूरी कॉपी आरोपी को नहीं दिलवाई थी। इन डॉक्यूमेंट्स के 2 पहलू और भी हैं, उन पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है और ये पहलू हैं एफएसएल रिपोर्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। पहली बात,
FSL रिपोर्ट्स। अनेक केसेस में केवल इतना भर लिखा होता है कि आरोपी का डीएनए मौका से पाए गए डीएनए से मैच करता है, लेकिन ऐसा किस टेस्ट से जानकारी मिली है या कौन कौन सी तकनीकों को प्रयोग में लाया गया है, मैच करने वाले एलील्स का क्या डिस्क्रिप्शन है, यह सब बातें उस FSL रिपोर्ट में नहीं होती हैं। और ऐसी कमियों का करप्शन सहित बहुत सारे कारण होते हैं। हमने आपके सामने एक ऐसे FSL एक्सपर्ट का वीडियो भी दिखाया था जो आरोपी द्वारा पैसा ना देने से इतना चिढ़ गया था कि ट्रांसफर के बाद वाली पोस्टिंग पर भी उस रिपोर्ट को अपने साथ ले गया कि कहीं कोई दूसरा आदमी वह रिपोर्ट कोर्ट में पेश ना कर दे। चोरी और सीनाजोरी दोनों करने वाले ऐसे एक्सपर्ट्स कोर्ट्स में खूब मिलते हैं। तो यह ध्यान रखें कि इनके क्रॉस एग्जामिनेशन में इस कमी को उभार कर सामने लाया जाना चाहिए और कोर्ट के रिकॉर्ड पर यह बताया जाना चाहिए कि FSL रिपोर्ट अपने आप में डेफिशिएंट है, डिफेक्टिव रिपोर्ट है, जो एविडेंस में लिए जाने के अयोग्य है, यानी कि इनएडमिसिबल इन लॉ है। इस प्रकार ऐसी डेफिशिएंट एंड डिफेक्टिव रिपोर्ट से होने वाले नुकसान से आरोपी को बचाया जा सकता है। दूसरा पहलू भी है जिस पर कोई जज भी अज्ञानी होते हैं। वे हर एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की काली सफेद फोटोस्टेट करवा के आरोपी को थमा देते हैं कि जाओ और अपनी डिफेंस कर लो। यह गैर कानूनी है। हमने अपने असंख्य डिस्टेंस एडवोकेसी के क्लाइंट्स को गाइड किया है, उनकी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 207 CRPC को लिखवाया है। जैसे ही यह एप्लीकेशन उस ट्रायल कोर्ट में लगाई जाती है तो उन ट्रायल जज साहब को उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की पूरी क्लोन कॉपी देने के लिए विवश होना पड़ता है। क्लोन कॉपी यानी कि ऐसी कॉपी जो पेन ड्राइव में दी जाएगी और जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली वही होंगी जो कि मूल एविडेंस की हैं। इस आशय की वीडियोस हमने आपके सामने पहले भी प्रस्तुत की हैं। अब आप यह देखिए कि एक ट्रायल के दौरान इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या हो सकता है। इस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में आपका CDR हो सकता है, जिसे कॉल रिकॉर्ड्स कहते हैं, और जिसमें आपके द्वारा की गई और रिसीव की गई सभी कॉल्स का ब्यौरा होता है। टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन होती है जो आमतौर से ACB के केसेस में, एंटी करप्शन ब्यूरो के केसेस में रिकॉर्ड पर दी जाती हैं। ऑडियोज होते हैं जो आपके या आपके ऊपर झूठा आरोप लगाने वाली प्रोसिक्यूट्रिक्स के हो सकते हैं, उनके फोटोग्राफ्स होते हैं, वीडियोज हो सकते हैं, मोबाइल फोन और कंप्यूटर का एक्सट्रैक्शन डेटा हो सकता है, या इसी जैसे दूसरे सबूत जो किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त की गए हों। इसके साथ ही जो व्यक्ति यह इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट के रिकॉर्ड पर पेश करता है, उसके स्रोत के स्वामी का सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B इंडियन एविडेंस एक्ट भी होना लाजिमी है। यदि इनमें से कुछ भी आपको देने से इनकार किया जाए तो समझ जाइएगा कि आपको हराने की तैयारी कितनी साजिश के साथ की जा रही है। दूसरी ओर यदि आपके वकील साहब जानबूझकर या अज्ञानवश इन डॉक्यूमेंट्स को तथा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को आपके लिए हासिल नहीं करते हैं तो वे भी इस साजिश का हिस्सा बन जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बहुत नायाब फैसला है P. गोपाल कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2020 9 वॉल्यूम SCC पेज नंबर 161। इस फैसले में उन्होंने कहा है सेक्शन 200 CRPC पैरा 41 में कहा है सेक्शन 207 CRPC के अंतर्गत मजिस्ट्रेट केवल उन डॉक्यूमेंट्स को आरोपी को देने से इनकार कर सकता है जो बहुत अधिक वॉल्यूमिनस होते हैं, अर्थात बहुत बड़े होते हैं। किसी अन्य कारण से कोई डॉक्यूमेंट आरोपी को देने से मना नहीं किया जा सकता है, और यदि यह इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है तो इसके वॉल्यूमिनस या बहुत बड़ा होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। हमें अच्छी तरह याद है कि सुप्रिंटेंडेंट एंड रिमेम्बरेंसर ऑफ लीगल अफेयर्स वेस्ट बंगाल वर्सेस सत्येन भौमिक 2018-17 SCC 324 में हमने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरोपी को पुलिस रिपोर्ट के साथ साथ वे सब बयान और दस्तावेज लेने का हक है जिन्हें भी प्रोसिक्यूशन उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इस प्रकार किसी भी क्रिमिनल ट्रायल में जो भी दस्तावेज प्रोसिक्यूशन के द्वारा आरोपी के विरुद्ध प्रयोग किया जाता है, उन सभी की पूरी व मानक रूप में एक कॉपी आरोपी के पास होनी जरूरी है, तभी उसका बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार हो पाएगा, वरना तो उसके क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी और जो उसके हारने का कारण भी बन सकती है। इसी तरह के पूरे डॉक्यूमेंट्स के प्राप्त होने से आरोपी को एक फेयर ट्रायल उपलब्ध करवाया जा सकेगा। डिस्टेंस एडवोकेसी
अदालती निजाम में एक नया चमत्कार है। इससे दिल्ली में मौजूद एडवोकेट्स भी आपकी वे सभी समस्याएं सुलझा सकते हैं और आपको कंसल्टेंसी दे सकते हैं जो पहले कोई एडवोकेट आपके सामने बैठकर दे पाते थे। कई मामलों में तो यह डिस्टेंस एडवोकेसी और अधिक प्रभावशाली हो जाती है। हम नए एडवोकेट्स और फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स दोनों की मदद करते हैं। हम सारे भारत में अपने क्रॉस एग्जामिनेशन उपलब्ध करवा रहे हैं। हम आपके केस में भी बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार कर सकते हैं ताकि यह झूठा केस कोर्ट में औंधे मुंह गिर जाए और आपकी जीत हो जाए। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस वेबसाइट पर झूठे आरोपों से जीतने की बहुत जरूरी जानकारियां अपनी सरल भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। उस जानकारी का इस्तेमाल अपनी विजय यात्रा में करें और सफलता पाएं। सामने दिए गए तरीकों से हमारे साथ संपर्क किया जा सकता है। सबसे बेहतरीन तरीका है व्हाट्सएप मैसेज का। हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजिए और हम आपको आगे का रास्ता सुझाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसे फैलाएं, हमारे मेंबर बने ताकि आपको कंसल्टेशन मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो जाए। हम आपसे अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।